दृष्टि ने आरएसआर से कहा, पापा जी को काफी टाइम से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। मैं उनके लिए आयुर्वेदिक दवाई तैयार कर दूंगी जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रुद्र ने कहा, तुमने इस टेक्निक से इलाज करना कहां से सीखा? शिवानी और नायरा दोनों यही सोच रहे थे कि दृष्टि आखिर क्या जवाब देगी। दृष्टि ने रुद्र से कहा, ये बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, अभी हमें पापा की सेहत का ध्यान रखना है। सबसे पहले पूर्वी से इस बारे में बात करो कि ऐसी क्या चीज थी जिसे ये रेगुलर लेते थे। पूर्वी का नाम लेकर दृष्टि ने 1 सेकंड में ही रुद्र का माइंड डाइवर्ट कर दिया था। दृष्टि ने कहा कि मुझे कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जरूरत है जिनसे मैं एक सॉल्यूशन रेडी कर सकूं, जिससे पापा की तबीयत में काफी सुधार आएगा और ये 10-15 दिन के अंदर ही बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ये सुनकर तो रुद्र की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दृष्टि ने कहा, अब आप जाकर सभी फैमिली वालों को बुला सकते हो। रुद्र जाने को ही था कि तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। रुद्र ने देखा कि उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पूर्वी स्पोर्ट्स कार में नक्श के साथ निकल गई थी। पूर्वी मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये लड़का ऐसे ही चुप रहता है। तभी पूर्वी के दिमाग में ख्याल आया कि लगता है कि नक्श की कोई गर्लफ्रेंड है, इसलिए ही वो मुझे इतना इग्नोर कर रहा है। यार पूर्वी, तुम कब से ऐसी बातों के बारे में सोचने लगी? उसके बाद पूर्वी खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन उसकी खुशी बयां कर रहे थे। नक्श ने तिरछी नजरों से देखा तो उसे तो वो एक मासूम सी बच्ची लग रही थी, जैसे बच्चे बाहर का नजारा देखकर खुश रहते हैं। कुछ ही देर में उनका कॉलेज आ गया था। 4 से 5 गाड़ियां उनको फॉलो कर रही थीं, पर उन्होंने कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ था। ये सभी उनके पर्सनल गार्ड्स थे जो हमेशा फैमिली के लोगों पर नजर रखते थे। उनकी कार कॉलेज के मेन डोर से होते हुए कॉलेज के अंदर चली गई थी। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां उस स्पोर्ट्स कार को आते हुए देख रहे थे। उस कॉलेज में ऐसी कार किसी के पास नहीं थी। सभी सोच रहे थे कि आखिर ये कौन आ गया इस कॉलेज में जिसके पास इतनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार है। वहां पर 12-15 लड़कों का एक ग्रुप खड़ा था। उसमें से एक लड़के ने कहा कि ये लिमिटेड एडिशन कार है। मैंने पापा से इस कार को लेने की जिद की थी, पर उन्होंने जब इसका प्राइस पता किया तो मेरी भी दोबारा हिम्मत नहीं हुई उनसे इस कार के बारे में बात करने की। उन लड़कों ने पूछा, यार ऐसे कितने की है ये कार जो तू भी प्राइस सुनकर डर गया? उस लड़के ने हकलाते हुए कहा, यार मुझे पता है तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए तुम खुद ही इस कार का प्राइस इंटरनेट पर चेक कर सकते हो। तभी एक लड़के ने कहा, ये कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है, चल बता इस कार का नाम क्या है, मैं भी तो देखो कि आखिर ये कार कितने की है। उस लड़के ने जैसे ही उस कार का नाम बताया, 4-5 लड़के अपने मोबाइल में उस कार के मॉडल को सर्च करने लगे। उन्होंने मोबाइल में कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कार का प्राइस 45 करोड़ था। उन्होंने कहा, यार इतनी महंगी कार, वो भी हमारे कॉलेज में, आखिर ये कार है किसकी? जरा हम भी तो देखी, चलो चलकर देखते हैं। दूसरे लड़के ने कहा, यार तूने सच कहा था, अगर तू इस कार का प्राइस हमें बताता तो हम तुझ पर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तभी एक ने कहा, और तुम्हें पता है ये इंडिया में सिंगल पीस कार है। तभी वहां पर एक मिनिस्टर का लड़का आकर खड़ा हो गया। उसे ने भी उन सभी लड़कों की बात सुनी। उस लड़के का नाम सुमेश रावत था। उसे लड़के ने कहा, चलो हम भी चलकर देखें कि उस कार में कौन आया है। सभी की नजर उस कार पे ही थी। उन सभी ने नक्श को तो कार से उतरते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने पूर्वी को कार से उतरते हुए देख लिया था, जिससे उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, यार ये कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? तभी एक लड़के ने कहा, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये मिडिल क्लास लड़की इस कार में कैसे हो सकती है यार, देख तो सही आसपास कोई है या नहीं। उन्होंने नजरें घुमाकर देखा तो आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। दरअसल जब नक्श कार से उतरा था तो उसके मोबाइल पर रुद्र की कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी आगे निकल गया था। पूर्वी को भी पता चल गया था कि नक्श रुद्र भाई से बात कर रहा है, इसलिए वो भी कार से निकलकर उसी तरफ चली गई जिस तरफ नक्श गया था।
पूर्वी जब तक नक्श के पास पहुंची तब तक रुद्र की कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। पूर्वी ने कहा कि क्या हुआ? नक्श ने कहा, पापा जी को होश आ गया है। पूर्वी की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे पापा को पापा क्यों बोल रहे हो? नक्श ने चलते हुए कहा कि मैं रुद्र जीजू की मॉम को मॉम बोलता हूं तो उनके पापा को भी तो पापा ही बोलूंगा। पूर्वी ने कहा कि तुम उन्हें पापा नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी रुद्र भाई से हुई है, तो इस रिश्ते से वो उनके पापा लगते हैं। तुम्हारी शादी उस घर में थोड़ी हुई है जो तुम उन्हें पापा बोलोगे। नक्श ने कहा कि रोहन भी तो मॉम को मॉम ही बोलता है। पूर्वी ने कहा कि रोहन भाई की बात अलग है क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं है जिसकी शादी इस घर में हुई है, इसीलिए वो मॉम को मोम डैड को डैड बोल सकता है। नक्श ने अपना सिर खुजाते हुए कहा कि मुझे नहीं पढ़ना, इस झंझट में छोड़ो, मैं तो मॉम को मॉम ही बोलूंगा। इतनी देर में वो दोनों कॉलेज की बिल्डिंग में पहुंच गए थे। सभी लड़कियां पूर्वी को जलन भरी नजरों से देख रही थीं क्योंकि उसके साइड में एक हैंडसम लड़का चल रहा था। यह देखकर पूर्वी ने नक्श का हाथ पकड़ लिया। तभी नक्श का ध्यान पूर्वी पर गया। उसने पूर्वी से कहा कि क्या हुआ? पूर्वी ने कहा कुछ नहीं। तभी नक्श की नजरें वहां पर पूर्वी को घूरती हुई लड़कियों पर गई। नक्श ने सोचा शायद पूर्वी इन लड़कियों से डर रही है, इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़ा है। ये बात सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो पूर्वी के साथ आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में चेयरमैन का ऑफिस आ जाता है। पूर्वी ने कहा कि वो राइट साइड वाला चेयरमैन का ऑफिस है। नक्श ने कहा तो चलो चलते हैं। अरे बुद्धू, तुम भी मेरे साथ चलोगे तो चेयरमैन सर तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी? मुझे क्या पता, कुछ भी कह देना, नक्श ने कहा। पूर्वी ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो यह बात है, अभी तुझे सबक सिखाती हूं। अपने मन में बड़ा मिस्टर कूल बन रहा है। इतना सोचने के बाद वह नक्श का हाथ पकड़े हुए सीधा ऑफिस का रूम ओपन करके अंदर चली जाती है। मिस्टर चेयरमैन इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। जैसे ही उन्होंने पूर्वी को अपनी आंखों के सामने देखा तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने खुश होते हुए कहा, पूर्वी बेटा, तुम आ गई। मैंने तो सोचा था कि तुम मुझसे थोड़ा नाराज हो। तभी चेयरमैन की नजर पूर्वी के साइड में खड़े लड़के पर गई जिसका हाथ पूर्वी ने पकड़ा हुआ था। चेयरमैन ने भी थोड़ी समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? पूर्वी ने कहा, सर ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर चेयरमैन को अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आया, पर उसने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। और पूर्वी की बात सुनकर नक्श की तो ऐसी हालत हो गई थी जैसे कि काटो तो खून नहीं। चेयरमैन ने बड़े आराम से पूर्वी से कहा, बेटा अभी तो तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, तुम अभी से ही इन चीजों में क्यों पढ़ने लगी? नक्श को तो अपने कानों पर ही विश्वास नहीं था कि अभी उसने क्या सुना था। कहीं उसके कान तो नहीं बज रहे थे। पूर्वी उसको ऐसे कंफ्यूज होता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही नक्श ने चेयरमैन की बात सुनी तो उसे 100% यकीन हो गया कि उसने जो भी सुना वह सच था। पूर्वी ने चेयरमैन की बातों का जवाब देते हुए कहा, सर पढ़ाई तो बची ही नहीं थी। जब आपने मुझे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया था, मैंने सोचा अब लाइफ एक जगह पर तो रुकी नहीं रह सकती, और ये काफी दिनों से मुझे प्रपोज कर रहा था, इसलिए मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। नक्श सोच रहा था कि आखिर ये पूर्वी को क्या हो गया, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गई? आज तो ये मुझे हार्ट अटैक देकर ही मार डालेगी। चेयरमैन ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं थी, मुझे भी सभी चीजों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। वो तो जब तुम्हारी अटेंडेंस काफी कम हो गई थी तो सभी टीचर्स ने मुझ पर बर्डन डाला कि तुम्हें इस कॉलेज से रेस्टिगेट कर देना चाहिए। पूर्वी मन ही मन सोच रही थी कि यह आदमी कितना शातिर है, अभी तक भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। पूर्वी ने कहा, सर आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? चेयरमैन ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल कर दिया है, अब तुम दोबारा से कॉलेज आ सकती हो और तुम्हें कॉलेज में रेगुलर आने की भी जरूरत नहीं है। पूर्वी ने चेयरमैन से कहा, सर अब मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चेयरमैन सर ये लड़का तो मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैंने भी अब अपनी लाइफ का फैसला कर लिया है और इसे भी कोई परेशानी नहीं है कि मैं आगे अपनी स्टडी कंप्लीट करूं या नहीं।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। चेयरमैन को वो लड़का कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इस लड़के को देखा कहाँ था। हॉस्पिटल में सभी फैमिली वाले प्रवेश से मिलने लगे थे। उन्होंने रेखा जी और दादाजी को पहचान लिया था और अपनी प्रिंसेस अनीता को तो वह भूल नहीं सकते थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में अनीता से कहा, बेटा, क्या तुम भी अपने पापा से नाराज हो? अनीता ने रोते हुए ना में सिर हिला दिया। प्रवेश अभी कुछ देर ही सभी फैमिली वालों से मिल पाए थे कि उनका सिर भारी होने लगा। रुद्र ने उन्हें आराम करने के लिए कहा और कुछ देर में उन्हें नींद आ गई थी। रेखा जी बहुत ज्यादा खुश थी कि उन्होंने उसे पहचान लिया था। उनके दिल का भारीपन खत्म हो गया था। दृष्टि ने सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लिखकर विक्रम को दे दी थी और उससे कहा था कि तुम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को लेकर मेंशन में ही आ जाना, मैं घर पर ही ये आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार कर दूंगी। दृष्टि को पता था कि आज शाम को उसे मूवी के प्रीमियर में भी जाना है। आखिर कौन मिस्टर प्रवेश को स्लो पॉइजन दे रहा था? किन लोगों को प्रवेश की ऐसी हालत देखकर खुशी हो रही थी? और इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? आखिर पूर्वी के दिमाग में क्या चल रहा था? उसने नक्श को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बताया था? और उसने ये क्यों कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी। Billionaire CEO's Secret Wife Season 2।